नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। भारत की ताकत के आगे आखिरकार चीन को अपने घुटने टेकने पड़े। जी हां, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हिंदुस्तान की बड़ी जीत हुई है। मोदी सरकार की कूटनीति की वजह से चीन अपनी सेना को पैंगोंग से पीछे हटाने को मजबूर हो गया है। भारत के जिस हिस्से पर चीन अपना कब्जा करने की नापाक साजिश रच रहा था, वो भारतीय सेना के सामने धराशाही हो गई। यही वजह है कि चीनी सेना अब पैंगोंग झील से पीछे हटती दिखाई दे रही है। भारतीय सेना के चट्टानी इरादों और पराक्रम के आगे आखिरकार ड्रैगन को डरना ही पड़ा। वो जिस इरादे से पैंगोंग लेक और एलएसी की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था, वो इरादा छोड़कर उसे पीछे हटना ही पड़ा। इस तरह से करीब 10 महीने से जारी भारत और चीन के बीच का सीमा विवाद अपने खात्मे की तरफ बढ़ चला। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में ऐलान किया कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में जारी सीमा विवाद को खत्म करने पर अब सहमत हो गए हैं और अब दोनों देशों की सेनाएं पैंगोंग लेक के नॉर्थ साउथ इलाके से पीछे हट जाएंगी। यानी साफ है कि चीन के हेकड़ी अब भारत के आगे नतमस्तक हो चुकी है। पिछले वर्ष से चीन के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इसके फलस्वरूप चीन और भारत के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ा है। उच्च स्तर पर चीन के साथ कई बार बातचीत के दौरान, जिसमें मेरे द्वारा चीनी रक्षा मंत्री के साथ पिछले सितंबर की बैठक और मेरे सहयोगी विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी की चीनी विदेश मंत्री के साथ तथा हमारे एनएसए श्री अजीत जी डोभाल की अपने चीनी काउंटर पार्ट के साथ बातचीत शामिल है। हमने स्पष्ट कर दिया है सभापति महोदय कि यह अत्यंत आवश्यक है कि एलएसी के सभी फ्रिक्शन पॉइंट पर डिसएंगेजमेंट किया जाए ताकि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पुनः स्थापित हो सके। सभापति महोदय, पिछले वर्ष मैंने इस सदन को अवगत कराया था कि एलएसी के आसपास ईस्टर्न लद्दाख में कई फ्रिक्शन एरियाज बन गए हैं। चीन ने बड़ी संख्या में सेना एवं गोला बारूद आदि भी एलएसी के आसपास तथा उसके पीछे अपने क्षेत्रों में इकट्ठा कर लिया है। हमारे सशस्त्र सेनाओं द्वारा भी भारत की सुरक्षा की दृष्टि से एडिक्वेट तथा इफेक्टिव काउंटर डिप्लॉयमेंट भी किए गए हैं। मुझे यह बताते हुए सभापति महोदय गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय सेनाओं ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है सभापति महोदय, तथा अपने शौर्य एवं बहादुरी का परिचय पैंगोंग त्सो के साउथ एवं नॉर्थ बैंक पर दिया है। गर्व करने योग्य है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई क्षेत्रों को चिन्हित कर हमारी सेनाएं कई पहाड़ियों के ऊपर तथा हमारे दृष्टिकोण से उपयुक्त अन्य क्षेत्रों पर भी मौजूद हैं। भारतीय सेनाएं अत्यंत बहादुरी से लद्दाख की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों तथा कई मीटर बर्फ के बीच में भी सीमाओं की रक्षा करते हुए अडिग हैं और इसी कारण हमारा एज बना हुआ है। सभापति महोदय, हमारी सेनाओं ने इस बार भी यह साबित करके दिखाया है कि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करने में वे सदैव हर चुनौती से लड़ने के लिए तत्पर हैं और अनवरत कर रहे हैं। चीन की जिद के चलते इस विवाद की शुरुआत पिछले साल अप्रैल के महीने में हुई थी। तब चीन ने पैंगोंग लेक के पास तय एलएसी को पार करने की हिमाकत की थी। उस वक्त चीन पुरानी एलएसी को मानने से इनकार कर रहा था, यहाँ तक कि उसने फिंगर 4 पर कैंप बनाने शुरू कर दिए थे। इसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों के बीच जबरदस्त तनाव पैदा हो गया। दोनों ही देशों की तरफ से यहाँ हजारों जवानों की तैनाती कर दी गई। दोनों देशों की सेनाओं के बीच कई झड़पें भी हुई, गोलियां भी चली, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए, जबकि कई चीनी जवानों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन आखिरकार अब ये विवाद खात्मे की तरफ है। पिछले वर्ष से
मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन के साथ हमारा संबंध बना रहा है। इस बातचीत में हमने चीन को यह बताया है कि 3 सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलेटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। सभापति महोदय, फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी या मान्य चौकियों पर वापस लौट जाएं। सभापति महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। अब हिंदुस्तान के मजबूत इरादों के आगे बेशक ड्रैगन का दम निकलने लगा हो, लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो क्या रणनीति रही जिसके चलते चीन को सीमा का विवाद खत्म कर पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। अभी तक सीनियर कमांडर्स के स्तर पर 9 राउंड्स की बातचीत हो चुकी है। राजनयिक स्तर पर भी WMCC यानी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर के तहत भी बैठकें होती रही हैं। सभापति महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। और इस बात पर भी सभापति महोदय इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पैंगोंग लेक से पूर्व पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। सभापति महोदय, पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। दरअसल ड्रैगन को सबक सिखाने के लिए भारत ने रणनीतिक हो या फिर राजनीतिक हर मोर्चे पर मजबूती से काम किया है। चीन ने जब अप्रैल में पहले वाली स्थिति न लागू करने की बात कही थी तो भारत ने भी LAC पर अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ा दी। चीन जब करीब 10,000 जवानों की तैनाती कर चुका था तो भारत ने भी करीब इतने ही जवानों को LAC पर तैनात कर दिया। इतना ही नहीं, मई के महीने में भारत की ओर से चीन सीमा पर टैंकों की भी तैनाती कर दी गई। सितंबर अक्टूबर तक फौजियों की तादाद तकरीबन 60,000 की संख्या पार कर चुकी थी। इस बीच भारत ने टाइप 15 लाइट टैंक्स, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, AH-4 हॉवित्जर गन्स, HJ-12 एंटी टैंक्स गाइडेड मिसाइल, NAR-751 लाइट मशीन गन, W-85 हैवी मशीन गन्स बॉर्डर पर तैनात कर दिए। जून में तनातनी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी क्योंकि गलवान घाटी में भारत और चीन के जवान आमने सामने आ गए थे। दोनों के बीच हुई झड़पों में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीनी सेना को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि चीन ने अपने फौजियों की मौत की खबर छिपाई थी, तो वहीं दूसरी तरफ लद्दाख के आसमान में तेजस, राफेल, मिग, अपाचे, चिनूक जैसी फ्लाइंग। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक लद्दाख का दौरा कर न सिर्फ जवानों के हौसले को बढ़ाया बल्कि लद्दाख से यह भी साफ कर दिया कि अब विस्तारवाद का दौर खत्म हो चुका है। जिसके बाद भारत की ओर से कई चीनी ऐप पर बैन भी लगा दिया गया। भारत में चल रहे कई चीनी कंपनियों के प्रोजेक्ट को भी निरस्त कर दिया गया और देश में भी चीनी निवेश को लेकर विरोध की हवा बहने लगी। यही वजह रही कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विश्व में चीन के प्रति एक अलग माहौल तैयार किया गया और उस पर कूटनीतिक दबाव पड़ने लगा। लेकिन चीन बातचीत के बाद भी पीछे हटने को तैयार नहीं था और तब भारतीय सेना ने उसे उसी के जाल में फंसा दिया। चीन LAC पर अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा था और भारतीय जांबाजों ने अलग अलग पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। इन पहाड़ियों पर कब्जे से भारत को रणनीतिक फायदा होने लगा, जिसके बाद चीन को भारत के सामने झुकना ही पड़ा। उस वक्त भारत ने कई पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया, जिसका फायदा यह हुआ कि चीनी सेना की हर गतिविधि पर भारतीय सेना के जवान ऊपर से ही नजर रख रहे थे। चीन कोई भी चाल चलने की कोशिश करता तो भारतीय सेना पहले से तैयारी कर उसकी हर चाल को असफल कर देती। हारकर चीन सैन्य लेवल पर बात करने को तैयार हुआ
और एलएसी से पीछे हटने पर उसने हामी भरी। अब दोनों देशों के बीच हुए समझौते के मुताबिक दोनों देशों की सेनाएं एलएसी से पूरी तरह से हट जाएंगी, जिसके बाद फिर 48 घंटे बाद दोनों देशों के बीच बैठक होगी। चीन अपनी सेना की टुकड़ी को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूर्व में रखेगा, जबकि भारत फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस में रखेगा। ऐसा ही साउथ बैंक के पास भी किया जाएगा। दोनों देश अपने अपने अतिरिक्त निर्माण को भी वहां से हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है, उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी। सभापति महोदय, यह भी तय हुआ है कि दोनों पक्ष नॉर्थ बैंक पर अपनी सेना की गतिविधियां, जिसमें परंपरागत स्थानों की पेट्रोलिंग भी सम्मिलित है, को अस्थायी रूप से स्थगित रखेंगे। पेट्रोलिंग तभी शुरू की जाएगी जब सेना एवं राजनयिक स्तर पर यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर आगे बातचीत करके समझौता बनेगा। इस समझौते पर कार्रवाई कल से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर प्रारंभ हो गई है। यह उम्मीद है इसके द्वारा पिछले साल के गतिरोध से पहले जैसी स्थिति बहाल हो जाएगी। सभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। सभापति महोदय, सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं अभी भी एलएसी पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इशूज बचे हुए हैं। इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि बाइलेटरल एग्रीमेंट्स तथा प्रोटोकॉल के तहत पूर्ण डिसएंगेजमेंट जल्द से जल्द कर लिया जाए। अब तक की बातचीत के बाद चीन भी देश की संप्रभुता की रक्षा के हमारे संकल्प से पूरी तरह और अच्छी तरह अवगत है। हमारी यह भी अपेक्षा है कि चीन द्वारा हमारे साथ मिलकर बचे हुए मुद्दों को हल करने का पूरी गंभीरता के साथ प्रयास किया जाएगा। यानी भारत की ओर से साफ है कि जो साजिशें अब तक चीन करता रहा है, अब उन साजिशों पर चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और आने वाले वक्त में चीन ने भारत की जिस जमीन पर अपना अवैध कब्जा जमा रखा है, वो भी ड्रैगन से जल्द खाली कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और वहीं अब इस पूरे मामले पर सियासी तीर भी जमकर चल रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डरपोक बताते हुए देश की पवित्र जमीन को चीन को देने का आरोप लगाया। और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, आप इस रिपोर्ट को देखिए। एक तरफ जहां चीन को परास्त कर देश गौरव का अनुभव कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर सियासत भी गर्मा चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री पर अशोभनीय टिप्पणी कर दी। उन्होंने प्रधानमंत्री को डरपोक कहा। साथ ही उन्होंने हिंदुस्तान की पवित्र जमीन को चीन को देने का आरोप भी प्रधानमंत्री पर लगाया। हिंदुस्तान की सरकार की निगोशिएटिंग पोजीशन चाइना के साथ स्टेटस को एंटी 2020 अप्रैल 2020, उसको सरकार भूल गई, उसको छोड़ दिया, उसको फेंक दिया। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने
फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है वो चाइना को पकड़ा दी है। यह पहली बात है। दूसरी बात, जो स्ट्रेटेजिक एरिया है डेप्सांग प्लेन्स का, जहां चाइना अंदर आया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने। वहां बैठे हुए हैं। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वहां बैठे हुए हैं। सच्चाई यह है कि हमारी जो पवित्र जमीन है नरेंद्र मोदी ने चाइना को दी है। यह सवाल है, इसका जवाब दें। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, कुंद बुद्धि पप्पू जी के कमाल का कोई रास्ता नहीं है। कहीं और से सुपारी लेकर देश को बदनाम करने के षड्यंत्र और सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ने की साजिश में लगे हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है। खैर, राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा और स्वाभिमान की हो तो यह मुद्दा राजनीति का नहीं रह जाता। देश के हर नागरिक के लिए सबसे पहले देश है, उसके बाद राजनीति। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो ये आज का हिंदुस्तान है जो दुश्मन को उसी के अंदाज में, उसी की भाषा में जवाब देने का कामयाब रखता है अपने आप में। और यही वजह है कि चीन को भी पीछे हटना पड़ा। ये आज का हिंदुस्तान है, यानी आंख उठा के दुश्मन ने देखी तो भारत अब उसको उसी का जवाब उसी की भाषा में देने में सक्षम है। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।